हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 50 तक एमसीक्यूज़ को कवर किया था और आज हम 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके थ्योरी लेक्चर्स को देख सकते हैं। और पार्ट 1 है जो इसका 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस का, वो भी नीचे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट द रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डील्स विथ। जो रेफर्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसके साथ डील करती है? जब हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स, ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रेफर्ड इन्वेस्टमेंट किसके साथ डील करती है? तो ऑप्शंस हैं ऑल रिजर्व्स, बी प्रेफरेंस एंड इक्विटी कैपिटल, सी ऑल अप्रोप्रिएशंस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या एडवांटेज है? ऑप्शंस हैं मेजरिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। सेकंड इज फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वेरिएंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वेरिएंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज। बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो ऑप्शंस हैं ओनली फिक्स एसेट्स, या फिर ओनली करंट एसेट्स, या फिर फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी करना देखना चाहते हैं, बिजनेस की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी रेशो यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट पॉइंट इन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म है ये पहली बार कब यूज़ की गई? तो ये यूज़ की गई थी 1950 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या फिर दोनों हैं, या फिर कुछ भी नहीं? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ क्या है? ऑप्शनल है, कंपल्सरी है, या फिर लीगली ऑब्लिगेटरी है, या कंपल्सरी टू सम एंड ऑप्शनल टू अदर्स है? तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ है वो ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूज़ है वो कंपलसरी है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो ऑप्शनल है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी स्टेटेड एन एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है? कॉस्ट अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का है? ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, वो एक न्यू टर्म है, हम कह सकते हैं कि वो एक न्यू टर्म है और ये इन सबका एक्सटेंशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का भी। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो हम इन तीनों को लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ट्रू है, सही है? तो ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। क्या हम इससे अकाउंटिंग डाटा को प्रेजेंट करते हैं? नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इन्वेस्टर्स नीड्स। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो इन्वेस्टर्स की नीड्स को लेकर एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज इट प्रेजेंट। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ये अकाउंटिंग डाटा को प्रेजेंट करती है, बट इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इन्वेस्टर नीड, बिकॉज इसके लिए क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो इसमें ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर क्या जाएगा? ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करती है? ऑप्शंस हैं ओनली इन कंट्रोल, या ओनली इन डायरेक्शंस,
या ओनली इन प्लानिंग या फिर इन प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करती है? बाय प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन से टूल्स हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया था कि डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, तो डिसीजन अकाउंटिंग आ गया, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रूल है और बजटरी कंट्रोल भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रूल है, बट ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रूल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विथ। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस चीज़ के साथ रिलेट करती है? तो ऑप्शंस हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, हम चॉइस करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, नहीं, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी बिल्कुल ठीक सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए एंड सी, ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? किस चीज़ के लिए एक स्ट्रक्चर है? तो वो किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम जो मैनेजर्स हैं उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है ताकि वो सही तरह से डिसीजंस ले सके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख के, कॉस्ट अकाउंटिंग को देख के वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं ताकि वो सही तरह से डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट है हु कॉइन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है जो वो किसने कॉइन किया था, किसने दिया था? तो ये जो कंसेप्ट है वो दिया था जेम्स एच ब्लिस ने, जेम्स एच ब्लिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो किसके साथ डील करती है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, या दोनों के साथ, या किसी के साथ नहीं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों के साथ डील करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईलाइट स्टाफ रिलेशनशिप विद टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज अदर पर्सोनल। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो स्टाफ की रिलेशनशिप शो करती है टॉप मैनेजमेंट के साथ? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्लियर, इसका सही आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन of accounting information in such a way as to assist management in creation of policy and day-to-day operations of an undertaking। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन जो दी है वो डेफिनेशन दी है एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी ने। क्लियर, एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड टर्म फॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज। जो सेकेंड टर्म है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की वो क्या है? डायनेमिक एनालिसिस है, बिल्कुल है। इंटरफर्म एनालिसिस है, बिल्कुल है। टाइम सीरीज एनालिसिस है, बिल्कुल है। एंड इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसके दो तरीके एनालाइज करने के, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, एक वर्टिकल। मतलब क्या, एक तो हम ईयरली एनालाइज करते हैं, जैसे 2010 का हो गया, 2011 का हो गया, 2012 का हो गया, ठीक है, मतलब 2013 का हो गया। तो मतलब सभी ईयर्स को हम कंपेयर करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं कि 2010 में 2010 में हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, 2011 में क्या परफॉर्मेंस है, और 2012 में क्या परफॉर्मेंस है, 2013 में क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर, मतलब ईयर बाय ईयर हम उनको एनालाइज करते हैं। और एक होता है सेम ईयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा वर्टिकल एनालाइज में। तो इसका सही आंसर क्या होगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। वर्टिकल एनालिसिस को हम और किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक एनालिसिस, बिकॉज ये सेम ईयर का होता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ए शेयर होल्डर। ठीक है,
कौन कर रहा है, एक शेयर होल्डर कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जब शेयर होल्डर करेगा तो वो इंटरनल पर्सन तो है नहीं, शेयर होल्डर कौन है, एक्सटर्नल है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस। नेक्स्ट इज ट्रेंड परसेंटेज एंड ट्रेंड रेशोज आर यूज्ड इन, ट्रेंड परसेंटेज एंड ट्रेंड रेशोज कहाँ यूज़ की जाती हैं, तो ये यूज़ की जाती हैं स्टैटिक एनालिसिस में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं, नहीं, वर्टिकल एनालिसिस कौन सा होता है, स्टैटिक एनालिसिस होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनेमिक एनालिसिस, ये बिल्कुल ठीक है। स्टैटिक एनालिसिस इज नॉट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या स्टैटिक एनालिसिस है जो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ये है जो, हाँ यस, नॉट एक्सट्रीमली यूजफुल लिखा है, राइट। तो ये एक्सट्रीमली यूजफुल नहीं है स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि जो एक्सट्रीमली यूजफुल है वो है हमारा डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी ठीक है, मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शंस हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द वेज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हमने एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी उसका एक तरीका है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द वेज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, कैश फ्लो के थ्रू भी हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, वन ऑफ द वेज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉमन साइज के थ्रू भी कर सकते हैं। और कौन कौन से वे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेंड परसेंटेज के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेंड परसेंटेज या ट्रेंड रेशियोज के थ्रू कर सकते हैं, कॉमन साइज के थ्रू कर सकते हैं, कंपैरेटिव के थ्रू कर सकते हैं, फंड फ्लो आ जाता है, कैश फ्लो आ जाता है, ठीक है, रेशियोज आ जाती हैं। इन सभी के थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी कर सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो डी, दैट इज ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो वो ट्रू हैं। इट डू नॉट एग्जामिन द पीरियडिकल ट्रेंड, ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये पीरियडिकल ट्रेंड को एग्जामिन नहीं करता, ये गलत है, बिकॉज ये पीरियडिकल ट्रेंड को एग्जामिन करता है, ठीक है, ये पीरियडिकल ट्रेंड को एग्जामिन करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स लेते हैं, जैसे 2010, 11, 12, 13, मतलब सभी पीरियड्स का डाटा लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये पीरियडिकल ट्रेंड को एग्जामिन करता है। सेकेंड इज इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस, यस बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूजफुल है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस है जो वर्टिकल एनालिसिस है, नहीं, ट्रेंड एनालिसिस है जो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। कैश फ्लो एनालिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस है जो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स लेते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी, मतलब 75 का क्या आ जाएगा, बी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एन मायर स्टेटेड दैट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस है जो वो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का, तो ये क्या है, फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट अप्रोच नहीं है हॉरिजॉन्टल का, ये किसका है, वर्टिकल का है। रेशियोज को हम किस में यूज़ करते हैं, वर्टिकल में यूज़ करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल में। नेक्स्ट इज द 3 P's, दैट इज 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोग्रेस, पोजीशन एंड प्रोस्पेक्टस, क्या ये ही 3 P's हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के और इंटरप्रेट करने के। तो इसका सही आंसर है ट्रू, ठीक है, यही हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं।
नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट द ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ द बिजनेस। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या शो करते हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में ट्रेंड शो करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बिल्कुल शो करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन हम किससे देखते हैं, बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कंपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तभी हम ये सब देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालिसिस ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज। जब हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, बैलेंस शीट एनालिसिस भी आता है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, मतलब सही आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनमें से कौन कौन से टेक्निक्स, टूल्स या मेथड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के। तो मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, रेशियो एनालिसिस भी है, एवरेज एनालिसिस भी है, ट्रेंड एनालिसिस भी है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इज द, ठीक है, मतलब जो अकाउंट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं हम, मतलब जो अकाउंट्स को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं अकाउंट्स की, तो वो क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग द फिगर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए बिजनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, हम देखते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है क्या है। नेक्स्ट इज टू नो द कोज फॉर द प्रिवेलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है हम इसीलिए एनालाइज करते हैं ना, ताकि हम जान सके कि जो बिजनेस की इस टाइम परफॉर्मेंस है, प्रिवेलिंग परफॉर्मेंस है, उसके क्या क्या कोज हैं, क्या क्या कारण है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली फिजिबल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो क्या बोला इसने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ओनली फिजिबल पर्पज है वो क्या है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस डील विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस है जो किस किस के साथ डील करता है, इन्वेस्टमेंट के साथ करता है, फाइनेंशियल डिसीजन के साथ करता है, या दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस है वो तीन चीज़ों के साथ डील करता है। ठीक है, एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ, ठीक है, थ्री टाइप के डिसीजन आते हैं इसके अंदर, एक तो आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट, और एक आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक आते हैं डिविडेंड डिसीजन। मतलब सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये सबसे पहले आता है कि हम कहाँ कहाँ से फाइनेंस रेज कर सकते हैं, देन कहाँ पे फाइनेंस इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हम थ्री फंक्शंस के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट इज एजेंसी कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, एजेंसी कॉस्ट है जो, उसमें क्या आता है, फर्स्ट इज बाइंडिंग, बिल्कुल ठीक है, ये भी मॉनिटरिंग, ये भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चर कॉस्ट, ये भी ठीक है। मतलब इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस फंक्शन कंप्राइज, जो फाइनेंस फंक्शन है उसमें क्या आ जाता है, सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स ओनली, नहीं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली, नहीं। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस ओनली, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओनली ओनली लिख दिया ना, तो इसलिए नहीं आएगा ये। बिकॉज जो फाइनेंस फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि फ़ंड हमें कहाँ से लेना है, एक्वायर कहाँ से करना है हमें फ़ंड, और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि उस फंड को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ प्रोक्योरमेंट तक नहीं होता, ये भी देखना होता है कि उस फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है। तो जो फाइनेंस फंक्शन है उसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इन टू अकाउंट, जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब हमें अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, हमें अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है, हमारे जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट प्राइस बढ़े, तो जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसमें हम क्या लेते हैं, फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, ऑब्वियस है ये तो लेंगे कि हमें कितना अमाउंट है जो वो एक्सपेक्टेड है, रिटर्न कितनी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एंटिसिपेटेड रिटर्न, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो उसको देखते हैं,
नेक्स्ट इज रिस्क एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, जो रिस्क है वो कितना है ये भी देखेंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकस ऑन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो वो मेनली किस चीज़ पे फोकस करती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, सेकंड है ब्रांड डायमेंशन, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, या फिर डी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। मतलब जो हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज हैं जो, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, हम फंड कहाँ कहाँ से रेज करेंगे और उस फंड को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स दैट, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या इंडिकेट करती है, तो वो इंडिकेट करती है कि जो आज हमें पैसा मिल रहा है वो फ्यूचर में मिलने वाले सेम मनी से ज़्यादा वर्दी है हमारे लिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ए यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन्ड टुडे इज़ वर्थ मोर देन ए यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि मुझे आपको 1,000 रुपये देने हैं, ठीक है, मुझे आपको 1,000 रुपये देने हैं, या तो मुझसे आज ले लो या फिर मुझसे 2 मंथ्स बाद ले लेना, ठीक है, या तो आज ले लो या फिर 2 मंथ्स बाद ले लेना। तो आप बोलोगे आज दे दो, क्यों, क्योंकि आप 2 मंथ्स में क्या कर सकते हो, ठीक है, उस पैसे को आज कहीं पे इन्वेस्ट करके 2 मंथ में तो आप उस पर बहुत सारे रिटर्न अर्न कर सकते हो, राइट, इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले सकते हो। तो वो पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में मिलने वाला है, अगर वो पैसा आपको आज ही मिलता है तो वो उसकी वर्थ आपके लिए ज़्यादा है, उसकी वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट इज 90th, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सपोर्ट्स द कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड बाय, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस चीज़ को सपोर्ट करती है, कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड बाय, फर्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लो टू ए कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, डिस्काउंट करता है ये कैश फ्लो को, या फिर कंपाउंड करता है ऑल कैश फ्लो टू ए कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों ही आ जाएंगे। देखिए डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर वैल्यू है, राइट, जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू तक लेके आते हैं। लाइक जब हम कहते हैं कि फ्यूचर में हमें 50,000 रुपये मिलेंगे, मतलब आज से 5 साल बाद हमें 50,000 रुपये मिलेंगे, तो उस फ्यूचर के 50,000 रुपये की आज क्या वैल्यू है, ठीक है, वो होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। और कंपाउंडिंग टेक्निक का आप सबको ही पता है, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं कि जो आज पैसा है उसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, राइट, वो हम देखते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक में। मतलब डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट डिसाइड करते हैं, और कंपाउंडिंग में हम प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये हम नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चंस लॉग टेबल के बिना नहीं होंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 से। प्रेजेंट वैल्यू टेबल फॉर एन्युटी कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे अप्लाइड टू वेरिड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। तो उसने क्या बोला है कि जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है एन्युटी का, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल फॉर एन्युटी कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे अप्लाइड टू वेरिड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, क्या हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैश फ्लो कैन बी मेड कंपेरेबल बाय, हेट्रोजीनियस कैश फ्लो है जो कभी कितना कैश आ गया कभी कितना कैश आ गया, तो उसे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक से, कंपाउंडिंग टेक्निक से, या दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं। तो जो कैश फ्लो आ रहा है चाहे वो कितना भी आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम दोनों टेक्निक से कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो डिस्काउंटिंग टेक्निक है या फिर चाहे वो कंपाउंडिंग टेक्निक है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ 2 सिक्योरिटीज विद डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, रिस्क ऑफ 2 सिक्योरिटीज, 2 सिक्योरिटीज का रिस्क है जो, ठीक है, विद डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डिफरेंट है, तो उसे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसे हम कंपेयर करेंगे विद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर। नेक्स्ट है एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैन बी डिफाइंड एज दोज पोर्टफोलियोज विच फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क प्रोवाइड। एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कौन से होते हैं जो हमें एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट इज CAPM अकाउंट्स फॉर, CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है जो वो किस चीज़ को लेता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को, सिस्टमेटिक रिस्क को, या दोनों को। तो जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो अकाउंट्स फॉर सिस्टमेटिक रिस्क, राइट, अकाउंट्स फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, वो रिस्क जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया,
ठीक है। इन्फ्लेशन जब आएगा ये तो है नहीं सिर्फ आपकी फर्म को इफेक्ट करेगा, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। या इंटरेस्ट रेट्स में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ये तो है नहीं सिर्फ आपकी फर्म को इफेक्ट करेंगे, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे। तो वो आ जाते हैं सिस्टमेटिक रिस्क में। अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन सा रिस्क होता है? वो एक ऐसा रिस्क जो सिर्फ आपकी फर्म को इफेक्ट कर रहा है, मतलब आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से जो रिस्क है दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर? तो जो CAPM है उसमें हम कौन सा रिस्क देखते हैं, कौन से रिस्क को अकाउंट करते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 100, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ऑपरेशंस फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो क्या, इसने क्या बोला है कि बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ऑपरेशंस जब देखने हैं हमें एंटायर पीरियड ऑफ बिजनेस के, तो हम क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 51 से 100 क्वेश्चंस। और आगे की वीडियोस में हम 100 क्वेश्चंस को और कवर करेंगे, जिससे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे, जो कि आपके वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।